अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के ऊपर रिटायर हो रहे हैं। उनका 1.5 साल का चीफ अरसा जिसमें उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ फ़राइज़ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये दौर कैसा रहा? क्या उमर अता बंदयाल एक कामयाब चीफ जस्टिस रहे? क्या लेगेसी छोड़ी? और उनके हवाले से जो उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे, उनका जो फेवरेट बेंच के हवाले से, जो लाइक माइंडेड जजेस के हवाले से उनके ऊपर बेंच बनाने के हवाले से इल्ज़ामात रखते रहे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, तमाम अमूर के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच साहब हैं नियो टीवी से, इनका ताल्लुक है, और जहांजेब अब्बासी साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से। सबसे पहले सईद बलोच साहब से सवाल करते हैं। सईद बलोच साहब, 1.5 साल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आप क्या देखते हैं कि वो कितने कामयाब रहे, कितने नाकाम रहे? बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब। मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तारीख में एक बुज़दिल और नाकाम चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखे जाएंगे। उसकी कई वजूहात हैं, जो मेरी दानिश में सबसे अहम वजह तो ये है कि 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का फैसला चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया। इस फैसले पर वफाकी हुकूमत ने अमल नहीं किया और इस अमल दरामद ना करने की वजह से चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट तक नहीं की गई, उसको अंजाम तक पहुंचाना तो दूर की बात है। और आप ये देखें कि उस फैसले के बाद जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की, पहले 1 मार्च को दिया गया, फिर 4 अप्रैल को दिया गया, उस फैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे मतहत अदालतों तक असरात ये पड़े कि 9 मई के वाक़यात में जितने भी सियासी कारकुन या पीटीआई के सियासी रहनुमा गिरफ्तार हुए, उनकी जमानतें अदालतों से होती, मतहत अदालतों से होती, हाई कोर्ट से होती, और जैसे ही बाहर निकलते उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। जेलों से रिहा होते, दरवाजे से बाहर कदम निकालते, गिरफ्तार कर लेते। इसकी वजह से भी आप केस के दूसरे पहलू को भी देखिए ना, कि कहा यह जा रहा है कि क्या बंदयाल साहब पहले एक फैसला दिया जिस पर अमल नहीं हुआ, फिर एक दूसरा और ऐसा फैसला देते जिस पर अमल ना होता, और फिर दोबारा मजीद बदनामी का बायस बनता। सर देखे ना, या तो फिर आप ये फैसला ना दें। जब आप ये समझते थे कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात आइन में लिखा हुआ है, तो फिर आपको हर सूरत आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना था। आपका दावा ये है कि अदलिया आइन की मुहाफिज है, तो अगर मुहाफिज ही अपनी बंदूक जो है वो उसको अपने हथियार डाल दे, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो कैसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनका ये दावा था, आपको याद है चंद हफ्ते पहले तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए, जिसमें गुज़श्ता 10 साल का डाटा शामिल था, और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख में गुज़श्ता 10 साल के दौरान पहली बार तकरीबन कोई 21-2200 मुकदमात की कमी वाक़ई हुई है। अब कल हमने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 56,000 से भी ज़ायद हो चुकी है। तो ना ये अपनी अदलिया की तौकीर को जो है वो बरकरार रख सके। उसके अलावा सबसे बढ़कर आप देखें कि इनके दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तकसीम 2 फाज़े ग्रुप्स बन चुके हैं। इस वक्त भी 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक मौजूदा चीफ जस्टिस का ग्रुप है, एक नामजद चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब का ग्रुप है। और सुप्रीम कोर्ट में इसी तकसीम की वजह से आपके अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपकी हाई कोर्ट बेतौकीर होती रही, आपकी सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होती रही, आपकी मतहत अदालतें बेतौकीर होती रही। इवन कि आप देखें कि 9 मई के वाक़यात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी। उसके बाद से अब तक क्या इकदाम आपने किए हैं अदलिया की जो एतमाद था उसको रिस्टोर करने के लिए? वो जज, चले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो हम कहते हैं कि आईनी अदालतें हैं, वो जो मतहत अदालतों के जज हैं, आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनका एतमाद बहाल करने के लिए आपने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा कर सकें कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये बड़ी अच्छी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? इनकी लेगेसी अब वही बात है कि इनकी वजह से अदलिया बेतौकीर हुई। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वफाकी हुकूमत ने खुलेआम
उस फैसले पर अमल दरामद से इनकार किया। वो फैसला जो भी था, किसी को पसंद था नहीं था, या तो सुप्रीम कोर्ट वो फैसला ना देती, आपको पता था कि ये हालात वाकयात हैं, इसके ऊपर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करके जाते कि भाई अदालत ने फैसला। सईद बलोच साहब ने तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक नाकाम चीफ जस्टिस करार दे दिया। जहाँ से वासी साहब आप बताइए, क्या वाकई उमर अता बंदयाल इतने नाकाम चीफ जस्टिस हुए हैं कि उन्होंने अदालतें भी बेतौकीर कर दी, अपनी सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल नहीं कर सके, मुकदमात में कमी जो उनका मोटो था, जो उनके जानिब से बाकायदा जिस चीज़ का उन्होंने बार बार कहा कि जनाब मुकदमात में कमी हो रही है, वो भी नहीं कर सके, क्या इतने नाकाम चीफ जस्टिस हैं? शुक्रिया कि सबसे पहले तो सईद बलोच साहब ने जो बातें की मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। इसकी बुनियादी वजह ये है, ये पंजाब इंतखाबात केस का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पंजाब इलेक्शंस केस सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट कैसे हुआ। एक साबिक CCPO लाहौर के तबादले का केस था और उसमें एक हम ख्याल बेंच बैठा हुआ था, और उस हम ख्याल बेंच ने ये कहा जी कि इसके ऊपर 100 वोटों लेना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो बेंच कंपोजिशन आई, देखें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस जितना भी अर्सा रहे, हम ख्याल जजेस और हम ख्याल बेंचेस जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर हमें ये नज़र आए। नंबर एक। नंबर दो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बंदयाल साहब नाकाम नहीं हुए, उनके जो साथी दोनों ने नाकाम करवा दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशल पॉलिटिक्स हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदालती सियासत हुई। अब देखें जितने भी बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए, हमेशा ये एतराज़ जुडिशरी के अंदर से भी आता रहा कि भाई आप सीनियर जजेस को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, सीनियर जजेस को क्यों बेंचेस में नहीं बिठाते। आप लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं ना जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर, आप मुझे बताएं जस्टिस काजी फैज़ ईसा जितना भी अर्सा उमर अता बंदयाल साहब के दौर में रहे, क्या 1.5 2 मरले के ज़मीनों के केसेस उनके पास नहीं थे? और जो भी ये केसेस तो गुलजार साहब के दौर में भी उन्हें दिए जाते थे मेरे ख्याल से। तो बाकायदा चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब थे और खुसर साहब का शायद आखिरी टर्नओवर हम उसको कह लें, उनके दौर से ये चीज़ शुरू हुई थी कि काजी साहब को जनाब इम्पोर्टेंट केसेस ना दें, उन्हें इम्पोर्टेंट केसेस से दूर रखें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात देखें, अब ये बात है जी कि जुडिशरी तकसीम हुई। देखिए सवाल तो ये है जुडिशरी तकसीम क्यों हुई, इसका इंतहाई आसान जवाब ये है, जुडिशरी तकसीम उस वक्त हुई जब साबका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को हटाने के लिए एक मूव चली, और उस मूव में बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजेस जो है वो उस मूव का हिस्सा रहे। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। देखें जो अदालती ऑर्डर्स दिए गए जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जो रेफरेंस उन्होंने ओपन कोर्ट में चैलेंज किया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का व्यू आप देख लें, वो आज तक ये कहते हैं कि हम अक्सरियत में हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जुडिशरी जो है वो उस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं हो सका इस मामले के ऊपर। और सबसे अहम बात, अगर हम बेंच कंपोजिशन की बात करें जहाँ पे ये इशू भी अहम है, उसके साथ साथ बेंच कंपोजिशन के अलावा जो दीगर इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 184(3) के मामले के ऊपर, लेकिन गुज़िश्ता 10 साल से कम अज़ कम मैं देख रहा हूँ वकला बरादरी मुसलसल ये मुतालबा करती आ रही है कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट किया जाना चाहिए। अब आर्टिकल 184(3) के मुतासरा पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? 2008 से लेकर 2013 तक मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्टिकल 184(3) की मुतासरा रही इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से। 2013 से लेकर 2018 तक मुसलसल आर्टिकल 184(3) की मुतासरा रही मुस्लिम लीग नून। एक प्रेसिडेंट प्रोसीजर लॉ बनाया गया, पहले बार बार मुतालबा किया जाता रहा। आप देखें आसिफ सईद खोसा साहब फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर इंतजामी तौर के ऊपर इस मामले को हल नहीं कर सके, साकिब निसार साहब इस मामले को हल नहीं कर सके, गुलजार साहब नहीं कर सके, उमर अता बंदयाल साहब नहीं कर सके। उसकी वजह बताई जा रही है, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये तमाम जजेस जितने चीफ जस्टिस 3-4 का आपने नाम लिया वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, वो अपनी बात करते हैं। तो उसकी वजह तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कहा जा रहा है कि उनकी वजह से जजेस के अंदर इत्तेफाक नहीं हो सका। देखिए आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने की सबसे पहली बात जुडिशरी के अंदर से आपको पता है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने किस वक्त की थी, जब साकिब निसार साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर या पेशावर में एक पेशावर में जो सरकारी अस्पतालों में हॉस्पिटल्स का फुजला ठिकाने लगाने के हवाले से 100 वोट था, उसके ऊपर जब ये केस चला तो उस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कैसे किया गया। साकिब निसार साहब ओपन कोर्ट छोड़ के भाग गए थे उस वक्त। तो ये उस वक्त से एक
कंटिन्यूसली मौक़िफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का है। अब मामला ये है कि इसके ऊपर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी फिर उनको बाद में सपोर्ट किया। इशू ये है कि इंतज़ामी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट नहीं कर सकी। फिर जब पार्लियामेंट ने किया और अभी वो प्रोसेस चल रहा था, बनने से पहले ही आपने उस लॉ को सस्पेंड किया और आज तक उस केस को दोबारा समाअत के लिए फिक्स नहीं किया जा सका। इसका मतलब ये है कि भाई नाम खेलेंगे और नाम खेलने दें। एग्जैक्ट ये पॉलिसी रही और इसी की वजह से जुडिशरी तकसीम दर तकसीम होती रही। जूनियर जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता रहा और उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी अक्सरियत जो है वो बरकरार रखें। और ये हमने फिर सूरत हाल देखी, जो कुछ होता रहा और फिर जजेस में तकसीम दर तकसीम होती रही। तो ये सूरत हाल अब सबके सामने। मेरे ख्याल से अक्सरियत बरकरार रही या नहीं बरकरार रही, लेकिन इस सारे प्रोसेस का मकसद एक ही था कि चीफ जस्टिस जो है वो पावरफुल होना चाहिए, उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि यही कहा जाता रहा ना कि अगर चीफ जस्टिस के पास अक्सरियत होती तो ये फुल कोर्ट बना देते। अपना बलोच साहब ये बताइएगा कि चीफ साहब उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत सारे मुकदमात शुरू किए, फौजी अदालतों के हवाले से मुकदमात की समाअत शुरू की, कंक्लूड नहीं कर पाए। ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर स्टे दे दिया, कंप्लीट नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर स्टे दे दिया, मुकम्मल नहीं कर पाए। क्या साथी जजेस जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उनके पास से जो एक लाइक माइंडेड का 3-4 की जो तादाद बताई जाती है, उसके अलावा बाकी तमाम जजेस उनके साथ नहीं थे? क्या बात है कि वो 5 रुकनी 7 रुकनी इससे बड़ा बेंच आगे जा ही नहीं रहे थे, वो क्या वजह है? बहुत शुक्रिया वकील अब्दुल साहब। देखें, मेरे भाई ने एक बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जजेस को इग्नोर करके जूनियर जजेस को अपॉइंट किया गया। तो मेरे ख्याल में ये जो सीनियरिटी वाला इशू है, ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ये होना ही नहीं चाहिए। अब उसकी मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो जस्टिस आयशा मलिक से सीनियर थे ओहदे में, क्योंकि उस वक्त वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे और जस्टिस आयशा मलिक शायद 4थे या 5वें नंबर पे थी 2021 में, जब उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। अब जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से पहले सुप्रीम कोर्ट में आ गई, हालांकि वो उनसे जूनियर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आके उनसे सीनियर हो गई। तो ये जो इस लेवल पे आके जब जजेस का 8-8 10-10 साल का उनको मुद्दत हो चुकी हो हाई कोर्ट्स के अंदर, उससे पहले उनका बतौर वकील भी 10-10 15-15 साल का उनका तजर्बा हो, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में जज अपॉइंट हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो, तो फिर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करनी चाहिए कि जी ये जज सीनियर है वो जूनियर है। तो ये तो 1-2 दिन आपने उसको पहले लेके आए तो वो जो जूनियर था वो यहाँ पे आके सीनियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस अतर मिनल्ला से सीनियर है, हालांकि वो उनसे शायद उम्र में भी छोटी हैं, तजर्बे में भी वो उनसे कम होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो उनसे सीनियर बन चुकी हैं, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 1-2 दिन शायद उनसे पहले हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये जो सीनियरिटी का एक एलिमेंट रखा जाता है जजेस की अपॉइंटमेंट में, ये चीज मैटर ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी मेरे सवाल का भी जवाब बताइए कि क्या अक्सरियत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ नहीं रही? देखें, अक्सरियत अगर हम इस तकसीम को देखें कि जो 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ, एक नामजद चीफ जस्टिस के साथ, तो जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था उसमें 8 रुकनी बेंच बना के अपनी अक्सरियत साबित कर चुके हैं, और उन्होंने मुकदमा चलाया नहीं, मुकदमा उन्होंने नहीं चलाया, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए था। और जहां तक मेरे भाई ने साथी जजेस की जानिब से भी बार-बार कहा जाता रहा कि जनाब उस केस को कंक्लूड करें, उसकी जजमेंट दें, आप फैसला दें। जी, ये अभी आप देखें ना कि जो नैब तरामीम वाला केस चल रहा है, इसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 से 3 बार तो खुली अदालत में कहा। उसके अलावा उन्होंने 16 मई को जो समाअत थी उससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ जस्टिस को आगाह किया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस है उसके ऊपर आपने हुक्म इम्तना दिया हुआ है, या तो आप उसको पहले उसका फैसला कर लें या फुल कोर्ट बना दें। अब आप देखें कि पंजाब में जब आम इंतखाबात वाला केस चल रहा था, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उन्होंने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बना दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उसमें फिर चीफ जस्टिस साहब की अपनी उनकी मर्जी शामिल थी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी लार्जर बेंच इन्हीं चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2021 में करार दे चुका है कि अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, और दीगर जजेस अगर किसी मामले के ऊपर अज़खुद नोटिस लेने के लिए कोई सिफारिश करते भी हैं तो वो चीफ जस्टिस को नोट भेजेंगे, और चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो उसके ऊपर अज़खुद नोटिस लेते हैं नहीं लेते, बेंच बनाते हैं नहीं बनाते, कितने रुकनी बनाते हैं, उसमें फिर
कौन कौन से जज शामिल होंगे, ये सारी चीफ जस्टिस के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं जिनको वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखना ये है कि जो आगे आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके साथ चूंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं और एक ऐसे जाहिर किया जा रहा है कि जैसे उनके आने के बाद अदलिया में पाकिस्तान में एक बड़ी इनकलाबी किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। अल्लाह करे ऐसा होना चाहिए, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इन तमाम तवक्कुआत की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब दबाव में भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो इस वक्त इदारे के अंदर तकसीम है उन्होंने इसको भी कंट्रोल करना है। दीगर जजेस को जो उनके मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप अगर हम उनको कह लें तो उन्होंने उनको भी साथ लेके चलना है। फिर आप देखें कि इस वक्त जो मतहत अदालतों में हो रहा है, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, कि जज अपने फैसलों पर अमल दरामद ना होने की वजह से वो अदालतों में आबदीदा हो रहे हैं। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अदालत में आबदीदा हो गए जी कि हम फैसले देते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लोअर कोर्ट में इसी तरह होता है। उनके पास अपने पास इख्तियार नहीं है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सके। सर बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन बात वहीं पे आती है कि जब घर के अंदर तकसीम हो जाए ना दो बड़ों के अंदर, तो फिर वो नीचे जो छोटे होते हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत थी, इसको तमाम जो लोअर जुडिशरी थी उसको तो ये तकसीम सही सर एक सेकंड नहीं सर, मैं सिर्फ एक सवाल सही हिसाब से करना चाह रहा हूँ। ये तकसीम जुडिशरी में हुई क्यों, जरा इसका तो जरा पस मंजर बताएं ना। देखिए इनकी जो राय है उसमें ये अपनी राय देने में आज़ाद है, लेकिन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला दे चुका है कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार, बेंचेस बनाने का इख्तियार, उसमें जजेस शामिल करने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। मुझे वो जवाब तो देने देना। जिस वक्त वो फैसला दिया गया उस टाइम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं था। सर अब एक कानून बन गया ना सर, भाई, नहीं था, कानून बन गया तो आप ये नहीं कह सकते कि इस कानून बनने से पहले कि जो फैसला सर ये बात आपकी ठीक। सर मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जुडिशरी के अंदर तकसीम उस वक्त हुई जब एक हाजिर सर्विस मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस की एहलिया को कटहरे में खड़े करके उससे सवाल जवाब किया। सर मैं इसका जवाब देता हूं। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की। सर मैं बताता हूं मैं जवाब देना चाहता हूं। अलैकार कौन थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर मैं इसका जवाब देना चाहता हूं मियां अकील साहब। बात ये है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस चल रहा था ना, उनकी एहलिया को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस नहीं हुआ था। वो खुद अदालत में आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करना चाहती हूँ। वो खुद कटहरे में आई थी, उन्होंने खुद को कटहरे में खड़ा किया था, किसी ने उनको नोटिस नहीं किया था। खुद एफबीआर में जाती थी फाइलें उठाकर और सर उनके शौहर खुद कहते थे कि ये हमारा और एफबीआर का मामला, कोई थर्ड पर्सन इसमें आ नहीं सकता। तो उन्होंने खुद ही जाना था ना एफबीआर में, किसी थर्ड पर्सन को तो नहीं भेज सकती थी। और बात ये है जुडिशरी का दौरा मेयार है। जब मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ कंप्लेंट्स आई ना, तो उन्होंने कहा कि हम तो किसी को साथ बिठा के खामोश पैगाम दे रहे हैं, और जब उधर बारी आई तो जिस तरह से बर्क रफ्तारी का मुजाहिरा किया गया यहाँ पे वो नहीं हुआ। सर देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, यही पाकिस्तान बार काउंसिल थी, इन्होंने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस किया, शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई। जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आई तो ये नीचे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये खुद भी तो दोगले हैं ना, आप इनका किरदार देखें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ कंप्लेंट आपको पता है कहां से आई और वो डॉक्यूमेंट कहां से लीक किए गए? सर जरा आप चेक करें। सर देखें, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ अगर आए हैं तो जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जो दस्तावेजात सामने आई है, वो जो नून लीग के कारकुन वकील ने जमा करवाई है। इस्लामाबाद में नून लीग का एक साबिक काउंसलर था जिसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से। सर उनकी वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वो नौजवान यहीं इस्लामाबाद के साबिक काउंसलर थे और उनके साथ राब्ता भी किया गया था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो यहाँ पे सिर्फ एक साइड से नहीं हुआ, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चपेड़ लगती है, ताली 2 हाथों से बजती है, और ये सारी चीजें दोनों हाथों से होती रही हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो एक चीज उसने की है तो उसने की, उसने नहीं की। तो सर दोनों तरफ से होती रही है। और ये मामला मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस मेरी नजर में नाकाम है, क्योंकि घर के बड़े के ऊपर ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आई होती है कि अगर घर के अंदर कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो वो सबको बैठ के समझाए और मामले को हल करे। लेकिन यहाँ पर वो मामला बढ़ता सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, आपकी हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हैं उनके तबादले कर दिए जाते हैं। लोअर कोर्ट्स में यही हाल है। तो फिर आपके पूरा जो अदलिया का जुडिशल सिस्टम आपका है, वो सारा स्ट्रक्चर ही उसका जमीन बोझ हो रहा है। बहरहाल बात यह है कि दोनों साथियों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो बताया, लेकिन असूली बात यह है कि बतौर चीफ जस्टिस अदलिया के वक़ार का मामला हो, अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद का मामला हो,
या साथी जजेस को साथ लेकर चलने का मामला हो। ये सारी जिम्मेदारी जो मौजूदा जो उस वक्त के चीफ जस्टिस होते हैं, जो अहदे पर विराजमान होते हैं, उनकी होती है कि वो इन तमाम मामलात का तदारुक करें, अदलिया का वक़ार भी रखें, साथी जजेस को भी साथ लेकर चलें। अब देखना यह है कि इसमें जो आइंदा नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाजिल साहब वो कितने कामयाब होते हैं। इसके ऊपर भी जस्टिस काजी फाजिल ईसा के ऊपर भी हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील से मुझे मियां अकील अफसर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।